नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 इंग्लिश में चैप्टर नंबर 10 द बैनियन ट्री। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। देखिए, इस चैप्टर से पहले हमारा छोटा सा एक आर्टिकल दिया हुआ है। चलिए इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूस इज़ अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। मतलब ये कह रहा है कि जो कोबरे और नेवले की लड़ाई है वो इंडिया का एक बहुत ही क्लासिक ड्रामा है जो कि अक्सर हमें देखने को मिल जाता है। एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम, और जो आउटकम है, जो रिजल्ट है इनकी लड़ाई का, वो ज़्यादातर एक जैसा ही होता है। द मंगूस इज़ नॉट इम्यून टू दी वेनमस बाइट। मतलब ये है कि जो सांप की जहरीली काट है उससे मंगूस यानी कि जो नेवला है वो इम्यून नहीं होता है। मतलब ये है कि अगर सांप नेवले को काट लेगा तो उसके जहर का असर नेवले पर ज़रूर होगा। बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन स्नेक। लेकिन जो नेवला है वो सांप के मुकाबले ज़्यादा तेज़ होता है, ज़्यादा तेज़ तर्रार होता है। The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by sweeping strike। जो कोबरा है वो अपना डिफेंस का पोस्चर, मतलब उसका जो डिफेंस की उसकी जो पोजीशन है उसको होल्ड करता है और फिर वो प्रयास करता है बहुत तेज़ी से जानवर पे हमला करने की। बट द क्विक मूविंग मंगूस जम्प्ड आउट ऑफ द रीच। लेकिन जो बहुत तेज़ी से मूव करने वाला, जो बहुत तेज़ी से हिलने डुलने या चलने वाला जो नेवला है वो फटाक से कूद जाता है। मतलब वो फटाक से सांप के रीच से, मतलब सांप के जो रेंज है, अटैक करने की रेंज है, उससे बाहर चला जाता है। एंड कम्स टू द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, और सांप पर वो दूसरी दिशा से हमला करता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इन टू स्ट्राइक पोजिशन अगेन, इससे पहले कि सांप फिर से हमला करने की मुद्रा में आ सके। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक। और यही जो कॉन्स्टेंट मूवमेंट है ये सांप को बहुत ज़्यादा थका देता है। कौन सा कांस्टेंट मूवमेंट थका देता है भाई? सांप जैसे हमला करता है नेवला बच जाता है, फिर से वो दूसरी डायरेक्शन में आता है, फिर सांप हमला करता है, फिर नेवला बच जाता है। तो बार बार ऐसा जो मतलब मूवमेंट है, इससे जो हमारा ये सांप है बड़ा क्या हो जाता है भाई? थक जाता है। एंड द मंगूज इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joint of its vertebra। और ऐसे मौक़ों पर जो हमारा नेवला है वो आखिरकार कामयाब हो पाता है सांप के करीब आने में। और जैसे ही वो करीब आता है वो सांप के नेक यानी सांप के गले में अपने दांतों को खूब तेज से गड़ा देता है, खूब चुबा देता है। और उसका जो जॉइंट होता है उसके गले का, मतलब उसके जो वर्टिब्रे से जो उसका जॉइंट होता है उसको वो तोड़ देता है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। किसकी? सांप की। और कौन जीतता है? और जीतता है नेवला। यानी विजय किसकी हुई? विजय हुई नेवले की। चलो जी, अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर हमारा मल्टीपल पार्ट्स यानी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये है हमारा पार्ट 1। दो द हाउस एंड द ग्राउंड बिलोंग टू माई ग्रैंड फादर, द मैग्निफिसेंट ओल्ड banyan ट्री वॉज माइन, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it। अच्छा, जो लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो जो घर है, जो मैदान है, जो ज़मीन है वो मेरे दादाजी की है, लेकिन ये जो शानदार बैनियन ट्री है, मतलब जो कमाल का बैनियन ट्री है, ये किसका है? ये मेरा है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे जो दादाजी हैं वो 65 साल के हैं। अब भाई 65 साल के बूढ़े व्यक्ति को आपने पेड़ पे चढ़ते देखा है? नहीं देखा होगा ना। तो वही लेखक भी कह रहा है कि भाई मेरे दादाजी 65 साल के हैं और अब वो इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, इसलिए ये पेड़ किसका है? ये पेड़ अब मेरा है। Its spreading branches, which hung to the ground and took roots again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure। लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जो स्प्रेडिंग, मतलब इसकी जो फैली हुई टहनियाँ हैं जो कि इसके ऊपर से, मतलब पेड़ से लेकर नीचे तक लटकी हुई हैं। देखो भाई, अगर आप बैनियन ट्री के कभी पास जाओगे, आपने कभी बैनियन ट्री देखा है तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो बैनियन ट्री होता है उसकी बहुत सारी टहनियाँ जड़ की तरह मेरे नीचे लटकती रहती हैं और पेड़ों, मतलब और वो ज़मीन से जुड़ जाती हैं आगे एक टाइम पे, ठीक।
चलो, तो यहाँ यही कह रहा है कि भाई इसकी ये जो बहुत सारी लंबी लंबी रूट जैसी, मतलब लंबी लंबी जो होती नहीं, जड़ों जैसी जो टहनियाँ जो कि ज़मीन पे लटकी हुई हैं, इन्होंने फिर से ज़मीन के अंदर क्या ले लिया है, इन्होंने फिर से ज़मीन के अंदर जड़ ले ली है, मतलब ये वहीं पर अच्छे से ज़मीन के साथ में बंध गई हैं, जिससे कि बहुत सारे ट्विस्टिंग, मतलब बहुत सारे घुमावदार रास्ते बन गए हैं पेड़ पे चढ़ने के, जो कि मुझे एंडलेस प्लेजर, मतलब मुझे खूब सारा आनंद देते हैं। Among them were squirrels and snails and butterfly। अच्छा, अब जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि भाई पेड़ पे और कौन कौन रहता है इनके अलावा। तो ये कह रहे हैं कि पेड़ पे कौन कौन रहता है, पेड़ पे इनके अलावा कौन, स्क्वायरल्स यानी गिलहरियां हैं, स्नेल्स हैं और तितलियां रहती हैं। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, जो घर है वो सॉरी जो पेड़ है वो घर से भी पुराना है। ओल्डर देन ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी से भी पुराना है। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, देहरादून जितना पुराना है उतना पुराना ये पेड़ भी है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, इसकी टहनियों में मैं खुद को छुपा सकता हूँ। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, इसकी जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं और खूब घनी घनी हरी हरी पत्तियाँ हैं, उसके पीछे मैं खुद को छुपा सकता हूँ। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और नीचे की जो दुनिया है उसकी मैं जासूसी कर सकता हूं। कौन कह रहा है, ये बात कह रहा है भाई लेखक कह रहे हैं। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, मेरी जो पहली मित्र बनी इस बेनियन ट्री पर वो कौन थी, वो थी एक नन्ही सी ग्रे रंग की गिलहरी। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, जो कि अपनी बैक यानी अपनी पीठ को एकदम आर्चिंग मतलब सीधे रखती थी और हवा में ऐसे करके खूब सूंघा करती थी। He seems at first to resent my invasion of his privacy। भाई लेखक ये कह रहे कि भाई पहले उनको ऐसा लगा कि मानो उसे बिल्कुल भी जो लेखक की घुसपैठ है गिलहरी के जीवन में, गिलहरी के पेड़ में, वो गिलहरी को मानो पसंद नहीं है, लेखक को ऐसा लगा। बट वेन ही फाउंड दैट आई एम नॉट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटापुल्ट और एयर गन, ही बिकम फ्रेंडली। लेकिन जब गिलहरी को ऐसा आभास हुआ, जब गिलहरी ने ऐसा पाया कि मैं निहत्था हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है जैसे कि गुलेर या एयर गन, तो वो बड़ी दोस्ताना हो गई। एंड वेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीस ऑफ पीसेस, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand। और जब मैं उसके लिए केक और बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े लेके आने लग गया तो भाई गिलहरी और भी बोल्ड हो गई और वो सीधे मेरे हाथों से ही टुकड़ा लेके खाने लग गई, मतलब निवाला लेके खाने लग गई। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स, बिफोर लॉन्ग मतलब भाई ज़्यादा समय बाद नहीं, मतलब कुछ ही समय बाद वो मेरी जेब के अंदर, जो गिलहरी है वो मेरी जेब के अंदर खुद से घुस जाती। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाउंड, और जो कुछ भी मिलता उससे खुद को हेल्प करती, मतलब खुद की पेट पूजा कर लेती। ही वॉज वेरी यंग स्क्वायरल, जो गिलहरी थी बड़ी जवान थी, बड़ी छोटी थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। और लेखक ये कह रहे हैं कि भाई जो गिलहरी थी बड़ी जवान थी और हो सकता है उसके जो दोस्त हों, उसके जो रिश्तेदार हों, वो सोचे कि अरे भैया ये गिलहरी तो बड़ी बेवकूफ़ है जो कि इंसान पर भरोसा कर रही है। इन द स्प्रिंग, वसंत के मौसम में, व्हेन द बेनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग, जब वसंत के मौसम में जब छोटे छोटे से फिग यानी छोटी छोटी सी फली जैसी फली जो होती है, फली बहुत छोटी छोटी होती है, वो बेनियन ट्री के ऊपर आ जाती है। बर्ड ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, अलग अलग प्रकार की जो चिड़ियाँ हैं वो इसकी टहनी पर आके बैठती। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, cheerful and greedy parrot, मैना एंड क्रो स्क्वेबलिंग विथ वन अनदर। कौन कौन सी चिड़िया आती भाई, रेड बटन मतलब नीचे के लाल हिस्से वाली बुलबुल बैठती, खूब खुश और लालची तोता बैठता, मैना बैठती और कौवे बैठते, और ये दिन भर एक दूसरे से स्क्वेबल यानी कि एक दूसरे से झगड़ते रहते, मतलब दिन भर चैं चैं कौं कौं की ची ची लगा रहता। ड्यूरिंग द फिक्स सीजन, फिक्स सीजन के समय, देखो फिक्स सीजन क्या कह रहा है भैया, ये फिग कब आ रहा है पेड़ पे फिग आ रहे हैं स्प्रिंग के टाइम, मतलब ये स्प्रिंग सीजन की बात कर रहे हैं। द बेनियन ट्री वॉज फुल ऑफ नॉइज, नहीं, द बेनियन ट्री वॉज द नॉइजेस प्लेस इन द गार्डन, जो बेनियन ट्री था, जो ये बेनियन ट्री है वो घर का नहीं, वो बगीचे का सबसे शोर नुमा जगह बन गई थी। मतलब ये कह रहा है कि भाई स्प्रिंग सीजन के दौरान जो बेनियन ट्री होता था वो बगीचे की सबसे शोर नुमा जगह थी, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर होता था।
Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक ये कह रहे हैं कि भाई पेड़ के आधे ऊपर मैंने एक क्रूड प्लेटफॉर्म, क्रूड यानी कि उल्टा सीधा टूटा फूटा, जो कि पूरी तरह से खत्म ना हुआ हो उसको कहते हैं क्रूड, जो कि सही से बना ना हुआ उसको कहते हैं क्रूड। तो इसमें यही कह रहे हैं कि भाई लेखक ने पेड़ पे मतलब आधे पेड़ की ऊंचाई पर एक क्रूड सा मतलब आधा टेढ़ा सा कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ पैतरी टाइप की उन्होंने बना ली थी, जिसके ऊपर ये अपनी दोपहर बिताया करते थे जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. अब ये कह रहे हैं कि भाई ये पेड़ पे टेका लेकर, मतलब अपने लिविंग रूम से एक तकिया ले आते और उसके सहारे पेड़ पे साइड में कहीं तकिया लगा के टेका लेकर बढ़िया आराम से बैठते और किताबें पढ़ते। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड स्टोरी ऑफ डॉक्टर डू लिटिल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड ऑफ माई बैनियन ट्री लाइब्रेरी। और लेखक क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ किताबें जैसे कि स्टोरी ऑफ डॉक्टर डू लिटिल, ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन, इन सब मतलब ये सारी किताबें मेरी ट्री लाइब्रेरी यानी कि मेरे पेड़ की पुस्तकालय में मौजूद थीं। When I did not feel like reading, जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, I could look down through the leaves at the world below, मैं नीचे की दुनिया को पत्तियों से देखा करता। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, और एक खास दोपहर को, आई हैड ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड, अ फाइट बिटवीन मोंगूज एंड अ कोबरा। क्या कह रहे हैं कि भाई एक आफ्टरनून यानी एक दोपहर इन्हें बहुत ही ग्रैंड स्टैंड व्यू मतलब बड़ा शानदार नज़ारा देखने को मिला। किसका? नेवले और कोबरा यानी कि नेवले और सांप की शानदार लड़ाई का बहुत ही शानदार नज़ारा इनको देखने को मिला। अब इसके बाद में है पार्ट 2। The warm breeze of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. जो गर्म गर्म हवा है गर्मी की गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो गर्मी की लू है उसने सभी को घर के अंदर भेज दिया। सभी को मतलब जो माली था उसके साथ सभी को घर के अंदर भेज दिया। मतलब सब लोग घर के अंदर भाई लू के मौसम में बैठे हैं, क्योंकि क्या होता है गर्मी के मौसम में जब लू चलती खूब आलस लगता है कि नहीं लगता है, तो सब लोग जाके सो जाते हैं। ऐसे लेखक कह रहे हैं कि भाई इनके घर में सब लोग इस टाइम में घर के अंदर होते हैं। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। Wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes. और मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं पास की तलैया में जाऊं और वहां पे भैंसों के साथ में और रामू के साथ में खूब बढ़िया मस्त तैरूं। When I saw a huge black cobra gliding out of the clump of cactus, इन्होंने ये कह रहे कि वैन मतलब उन्होंने तभी एक बहुत बड़े काले रंग के नाग को, काले रंग के सांप को रेंगते हुए आते देखा। कहाँ से? कैक्टस लगे हुए हैं साइड में कहीं पे, उनके मतलब कैक्टस के बहुत सारे झुंड में पेड़ लगे हैं, वहाँ से इन्होंने ग्लाइड करते हुए एक सांप को आते हुए देखा। एट द सेम टाइम अ मंगूस इमर्ज फ्रॉम द बुशेज एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा। उसी समय झाड़ियों से एक नेवला भी निकला और सीधे कोबरा के लिए गया। In a clearing beneath the banyan tree, in a bright sunshine, they came face to face. banyan tree के नीचे तेज धूप में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। कौन दोनों? भैया कोबरा और नेवला। मतलब दोनों में घमासान युद्ध होने वाला है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, युद्ध शुरू होने वाला है। The cobra knew only too well that the grey mongoose 3 feet long was superb fighter, clever and aggressive. कोबरा ये बात अच्छे से जानता था कि उसका जो प्रतिद्वंदी है, कौन प्रतिद्वंदी? ये ग्रे कलर का नेवला, ये 3 फीट लंबा है, बहुत ही कमाल का लड़ाका है, बहुत ही चतुर है और बहुत ही आक्रामक है। बट द कोबरा, लेकिन कोबरा टू वॉज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, लेकिन जो कोबरा था वो स्वयं भी बहुत ही स्किलफुल और बहुत ही अनुभवी लड़ाका था। ही मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो कोबरा था वो बहुत तेजी से मूव करता था, बहुत तेजी से हिलता डुलता था, चलता था और रोशनी की रफ्तार से छट से एकदम हमला करता था। And the sack behind his long sharp fang was full of deadly poison. और इसके दांत के पीछे जो जहर से भरी हुई थैली थी, मतलब इसके जो सांप के दांत के पीछे एक थैली थी, वो खूब सारे जहर से भरी हुई थी। It was to be a battle of champions, मतलब योद्धाओं की लड़ाई होने वाली थी, यानी कि वीर योद्धाओं, चैंपियंस की, विजेताओं की लड़ाई होने वाली थी।
Hissing defiance, his fork turned, darting in and out. The cobra raised 3 of 6 feet off the ground. Hissing defiant मतलब कहते हिस की आवाज करते हुए और अपनी जो जीभ है उसको मुंह से बाहर अंदर बाहर करते हुए कोबरा जो है वो जमीन से 3 फीट ऊपर उठ गया एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड, और उसने अपने हुड मतलब कि भाई उसने अपना जो फन है उसको खूब अपने शानदार फन को उसने फैलाया. द मंगूस ब्रश्ड हिज टेल, जो मंगूस है उसने भी अपनी पूंछ को हिलाना शुरू किया. द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसके रीढ़ की हड्डी पे, उसके स्पाइन पे जो बाल थे वो मानो कांटे की तरह खड़े हो गए एकदम. Through the combatant were unaware of my presence in the tree. They were soon made aware of the arrival of other two spectators. जो लड़ाके थे वो मेरे प्रेजेंस मतलब भाई मैं वहाँ पे हूँ ऐसा उनको आभास नहीं था, उनको ऐसा पता नहीं था. लेकिन जल्द ही 2 और एक्सपेक्टेटर मतलब 2 और दर्शक आ गए, और ये दोनों दर्शक इन दोनों दर्शकों के आने का आभास दोनों कोबरा और नेवला को हो रखा था. वन वॉज अ मैना एंड द अदर आ जंगल क्रो. जो 2 और दर्शक आए थे कौन थे, उनमें से एक मैना थी और दूसरा एक जंगली कौवा था. They had seen these preparation for battle and had settled on a cactus to watch the outcome. उन दोनों ने लड़ाई की, ये जो भाई तैयारी चल रही थी इसको देखा और कैक्टस के ऊपर बैठ गए कि भाई हम भी देखेंगे लड़ाई, हम भी देखेंगे. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अगर वो सिर्फ चुपचाप बैठ के देखते रहते तो दोनों के साथ में सब कुछ बढ़िया रहता. The cobra stood on defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into a false move. जो कोबरा था वो अपनी डिफेंसिव यानी कि अपनी रक्षा करने की मुद्रा में साइड टू साइड यानी एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ धीरे धीरे क्या कर रहा था, हिलडुल रहा था ताकि वो मंगूस को मेस्मराइज कर सके, मतलब ताकि वो मंगूस को एक तरीके से सम्मोहित कर सके कि वो कोई गलत कदम उठाए. But the mongoose knew the power of opponents' glassy, unwinking eyes. लेकिन जो मंगूस था उसे अपने प्रतिद्वंदी की कभी ना झपकने वाली आंखों की ताकत के बारे में आभास था, पता था. And refused to meet them, और इसीलिए उसने उसकी आंखों को भी नहीं देखा. Instead, he fixed his gaze at a point just below Cobra's hood. उसकी बजाय उसने अपनी आंखों को कोबरा के हुड यानी कोबरा के फन के नीचे टिकाए रखा एंड ओपन दी अटैक, और हमले की शुरुआत करी. Moving forward quickly until he was just within Cobra's reach, the mongoose made a pretend move to one side. मतलब ये है कि भाई बहुत तेजी से जो मंगूज है, जो ये नेवला है, बहुत तेजी से मूव किया और कोबरा की रीच यानी कि कोबरा के भाई हमला करने के रेंज में आ गया. और फिर उसने ऐसा प्रटेंड किया, ऐसा अभिनय किया कि वो एक साइड की तरफ मुड़ने जा रहा है. इमीडिएटली द कोबरा स्टक. भाई जिस तरफ मंगूज ने प्रटेंड किया था, अभिनय किया था मुड़ने का, उसी दिशा में कोबरा ने फच से खूब तेजी से फन मारा, खूब तेजी से हमला किया. His great hood come down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. उसका जो फन है वो इतनी तेजी से नीचे आया कि भाई लेखक कह रहे हैं कि मुझे तो लगा ही नहीं कि बेचारे मंगूस को अब कोई बचा सकता है. बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड. लेकिन जो छोटा फेलो था, जो छोटा जीव था, वो भी भैया कोई कम नहीं था. तो जो छोटा नेवला है वो स्विफ्टली, वो भी बड़ी तेजी से फुच से एक साइड जंप कर गया. एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज कोबरा. और कोबरे की तरह ही वो तेज रफ्तार में भी इधर उधर भग गया. बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच. वो फिर से गया, सांप के पीछे उसने काटा और फिर सांप की रेंज से दूर भाग गया. एट द सेम मोमेंट, उसी समय, दैट कोबरा स्टक मतलब जिस समय कोबरा ने हमला किया, द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम. जो कौवा और जो मैना थी उन्होंने एक तरीके से खुद को कोबरे के ऊपर फेंक दिया. ओनली टू कोलाइड हैवीली इन मिड एयर. उन्होंने फेंका जरूर लेकिन वो दोनों आपस में जाके थड्ड से टकरा गए भैया बीच हवा में. श्रीकिंग इंसल्ट एट ईच अदर, मानो एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए, एक दूसरे को गरियाते हुए, दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट. वो दोनों अपने अपने कैक्टस प्लांट पे लौट आए. A few drops of blood glistened on Cobra's back. कुछ बूंद जो खून है वो कोबरा के पीछे चमक रहा था. The cobra stuck and missed. कोबरा ने फिर से हमला किया लेकिन फिर से बेचारा मिस कर गया. Again the mongoose sprang aside, jumped and bit. एक बार फिर से जो मंगूस है, जो नेवला है, वो एक तरफ कूदा, फिर कोबरा के ऊपर कूदा और उसको उसने काटा.
अगेन द बर्ड्स डाइव एट द स्नेक, एक बार फिर से जो चिड़ियाएं थी उन्होंने डाइव लगाई, मतलब उन्होंने कोबरा पे गोता लगाया। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, और फिर से वो आपस में पट्ट से टकरा गए। एंड रिटर्न सीकिंग टू सेफ्टी ऑफ कैक्टस, और फिर से चीखते चिल्लाते हुए कैक्टस की सुरक्षा में लौट आए। The third round followed the same course as the first, but one dramatic difference. जो तीसरा राउंड था वो पहले ही राउंड की तरह ही था, लेकिन एक थोड़ा बड़ा डिफरेंस, मतलब एक बड़ा फर्क था। क्या फर्क था? The cobra and the myna, still determined to take part in the proceeding, dived at the cobra. जो कौवा और जो मैना है, अभी जो लड़ाई चल रही है उसमें भाग लेने को बड़े अभी आतुर हैं, और इसीलिए उन्होंने फिर से डाइव किया कोबरा की तरफ। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर, लेकिन इस बार उन्होंने एक दूसरे को मिस किया, एज वेल एज दियर मार्क, और अपने निशाने को भी मिस कर गए। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच इट्स पर्च, जो मैना है वो तो भैया उड़ के अपने पर्च यानी जहां पे वो बैठी थी वहां पे पहुंच गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, लेकिन जो कौवा था उसने भाई बीच हवा में अपना रास्ता बदलना चाहा, ऊपर उड़ना चाहा। इन द सेकेंड, एक ही क्षण के अंदर, that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and stuck with a great force. मतलब एक क्षण जितना मतलब क्षण लगा चिड़िया को ये करने में, उतने में ही कोबरे ने जोरदार एक हमला किया, मतलब बहुत बल के साथ में जोरदार हमला किया। His snot thudding against crow's body, उसका जो स्नॉट है, उसकी जो ठूठ है, वो कोबरा वो क्रो यानी कौवे के शरीर के खिलाफ बहुत तेजी से ताट से टकराई। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. मैंने चिड़िया को बगीचे में तकरीबन 20 फीट जाके दूर जाके गिरते हुए देखा। It fluttered about for a while, थोड़ी देर वो वहीं पड़े पड़े फड़फड़ाई। Then lay still, फिर वैसी की वैसी सीधी सीधी पड़ी रही, मतलब कौवा मर गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, उसके बाद में जो मैना है वो भैया चुपचाप शांति के साथ में अपने कैक्टस प्लांट पर बनी रही। एंड व्हेन the snake and mongoose returned to fight, very wisely decided not to interfere again. और जब दूसरी बार, अब फिर से जब दूसरी बार नेवले और सांप के बीच में लड़ाई हुई, तो अब वो बड़ी अक्लमंदी के साथ में वहीं पे चुपचाप बैठी रही। अब उसने फैसला किया कि अब वो लड़ाई में फिर से हस्तक्षेप नहीं करेगी। द कोबरा वॉज वीकेंड, अब जो कोबरा था वो भाई बड़ा कमजोर पड़ने लग गया। एंड द मंगूस वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और जो मंगूस है, जो नेवला है, वो बिना किसी डर के उसके तरफ बढ़ा। रेस्ट हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग, उसने अपने आप को अपने छोटे छोटे पैरों पर ऊपर खड़ा किया। एंड विद द लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और उसने बहुत ही तेजी से, मतलब बहुत ही तेजी से कोबरा पर हमला किया। द कोबरा राइटेड एंड लैश्ड अबाउट इन फ्राइटनिंग मैनर, अब भाई हमला हुआ है तो कोबरा ने खूब से फड़फड़ाना शुरू किया, इधर उधर को अपनी पूंछ को पटकना शुरू किया। एंड इवन कॉइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मंगूस, और नेवले के चारों तरफ खुद की केचुली भी मारनी शुरू कर दी, मतलब नेवले को अपने शरीर से दबाना भी, उसके खिलाफ उसने बंधना भी शुरू कर दिया। बट टू नो अवे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन इट, जो छोटा फेलो है, मतलब जो नेवला है, वो बड़ी गंभीरता से उसके ऊपर लटका रहा। अनटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल, तब तक लटका रहा जब तक भाई स्नेक ने स्ट्रगल करना, मतलब भाई स्नेक ने अपने प्रयास करने छोड़ दिए। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्विवरिंग लेंथ, एक सेकेंड, until ceased to struggle. He then smelt along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. उसके बाद जो नेवला था उसने भाई उसके हुड यानी फन के बल सांप को पकड़ा और उसको वो झाड़ियों में घसीट ले गया. The मैना dropped cautiously to the ground, hopped about, peered into the bush from a safe distance. भाई जो मैना है वो धीरे से जमीन पे बड़ी ही कॉशन के साथ में, मतलब बड़ी सावधानी के साथ में उतरी, इधर उधर कूदी और फिर उसने झाड़ी में झांक कर देखा, मतलब सेफ डिस्टेंस से झांक कर देखा. एंड देन उसके बाद में विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फुल अवे, उसके बाद वो एक बहुत जोर की उसने क्राई दिया, मतलब उसने बहुत जोर की एक चीख लगाई कॉन्ग्रेचुलेशन की, मतलब मुबारक की कि भाई लड़ाई खत्म, विजय हुई किसकी, नेवले की, और फिर वो उड़ के चली गई. ये इस चैप्टर के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड. तो ये तो हो गई इस पूरे चैप्टर की मीनिंग. अब चलिए एक छोटी सी समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की. समरी क्या है, एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे.
तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर एक लड़का है जो कि कह रहा है कि भाई जो इनके दादा दादी की जो पूरा घर है, जो पूरी ज़मीन है, वो तो इन्हीं की है, मतलब दादा दादी की है, लेकिन उस ज़मीन पे एक पेड़ लगा है जो कि बैनियन ट्री है। वो पेड़ किसका है? वो पेड़ उस लड़के का है। क्यों है उस लड़के का? इसलिए है क्योंकि भाई दादा बहुत ही बूढ़े हैं, वो 65 साल के हो गए हैं और अब वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकते। जो बैनियन ट्री है ये बहुत विशाल का है, बहुत बड़ा है, और इसकी कई सारी ब्रांचेस जो हैं वो नीचे ज़मीन पे लटक आई हैं और उन्होंने ज़मीन में जड़ ले ली है, जिससे कि पेड़ पे चढ़ने के कई सारे रास्ते बन गए हैं, जिन पे चढ़कर जो लड़का है उसको बड़ा ही मज़ा आता है। अब भाई पेड़ के ऊपर कई सारी गिलहरियाँ, कई सारे स्नेल और कई सारी तितलियाँ भी रहती हैं, और उनमें से जो पहला मित्र लेखक का लड़के का बना है वो कौन है? वो है एक नन्ही सी गिलहरी। वो कौन है? वो है एक नन्ही सी ग्रे कलर की गिलहरी। शुरुआत में जब लड़का पेड़ पे चढ़ा तो गिलहरी को लड़के का पेड़ पे चढ़ना पसंद नहीं आया, लेकिन जब गिलहरी को ये आभास हुआ कि लड़का निहत्था है, अपने साथ में कोई हथियार नहीं लाया है, तो धीरे धीरे जो गिलहरी है वो लड़के के प्रति दोस्ताने रूप से पेश आने लग गई। और बाद में जब लड़के ने गिलहरी को केक और बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े देने शुरू कर दिए, तब दोनों में मानो भाई बड़ी गहरी दोस्ती हो गई, और जो गिलहरी थी वो लड़के के हाथ से ही जो टुकड़े थे उसको उठा के खाने लग जाती, और बाद में वो फिर लड़के की जेब में ही घुस जाती और जो कुछ भी मिलता अपना उससे पेट भर लेती। अब आगे स्टोरी में ये है कि भाई दोपहर का टाइम है, स्प्रिंग सीजन हो रहा है, मतलब दोपहर का टाइम हो रखा है, और गर्मी की वजह से सब लोग घर के अंदर हैं, और जो लड़का है ये भी थोड़ा स्लीपी, मतलब इसको भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, और तभी ये विचार कर रहा था कि भाई क्यों ना ये जाए और तलैया में भैंसों और रामू के साथ में नहाए, कि इसे इतने में ही कैक्टस से होते हुए आते हुए एक सांप दिखता है, और जैसे ही सांप आता है वहीं थोड़े समय बाद, मतलब उसी के तुरंत बाद, एक नेवला जो कि झाड़ियों में से निकल के आता है वो सांप के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब भाई दोनों में लड़ाई का माहौल शुरू हो जाता है। अब जो लड़का है वो तो भाई अपना पेड़ पे ऊपर बैठा है, और दोनों को ही आभास नहीं कि कोई और व्यक्ति भी उनकी लड़ाई को देख रहा है, लेकिन इतने में ही दो और एक्सपेक्टेटर यानी दो और दर्शक आ जाते हैं। कौन कौन से? एक मैना और एक कौवा, और ये दोनों आके कैक्टस के ऊपर बैठ जाते हैं। अब भाई नेवले और जो कोबरा है दोनों में युद्ध शुरू होता है, दोनों में लड़ाई शुरू होती है। तो जो कोबरा है वो धीरे 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 अपने फन को ऊपर फैला के खूब उठा के इधर उधर मुड़ रहा होता है, खूब घूम रहा होता है, ताकि जो नेवला है उसको वो कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर कर दे। लेकिन जो नेवला है वही भाई बड़ा अक्लमंद है, वो पहले क्या करता है, बहुत तेजी से हमला करता है, और हमला वो इतनी तेजी से करता है, और लेकिन वो क्या करता है, वो सीधे हमला नहीं करता है, वो नाटक करता है हमला करने का। और जैसे ही सांप हमला करता है नेवले पर, वो अपनी जगह बदल लेता है, मतलब वो सांप के रास्ते से फुक से कूद के अलग हो जाता है, और फिर ये नेवला जाके सांप को काट लेता है। इतने में जो मैना और कौवे कैक्टस पे बैठे थे ये भी अपने आप को सांप के ऊपर फेंक देते हैं, मतलब ये भी सांप के ऊपर हमला करने के लिए भाई चल पड़ते हैं, लेकिन दोनों आपस में ही हवा में ही लड़ जाते हैं और एक दूसरे पे चिल्लाते हुए अपने अपने कैक्टस पे आके वापस बैठ जाते हैं। अब भाई जहाँ पे नेवले ने सांप को काटा था वहाँ पे थोड़ा खून निकलता है, दोबारा मतलब दूसरा राउंड स्टार्ट होता है, मतलब फिर से वही सेम चीज़ होती है। नेवला आके हमला करता है, सांप उस पर हमला करता है, मतलब उसकी जवाबी में हमला करता है, नेवला बच जाता है और फिर वो सांप पे हमला कर देता है। और जो मैना और जो कौवे हैं वो फिर से सांप पर हमला करते हैं, लेकिन फिर लड़ जाते हैं और फिर अपनी जगह पे आके बैठ जाते हैं। ऐसे 2 राउंड हो जाते हैं, लेकिन तीसरे राउंड में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बदलाव क्या आता है? बदलाव ये होता है कि भाई इस बार जब नेवले और सांप के बीच में युद्ध होता है तो जो कौवा और जो मैना थी वो इस बार आपस में नहीं टकराती हैं, और ना ही वो अपने लक्ष्य पर ही हमला कर पाती हैं, बल्कि जो मैना है वो तो जाके अपने जहाँ पे वो बैठी थी वहाँ पे जाके बैठ जाती है, लेकिन जो कौवा है वो बीच हवा में ही अपनी जगह बदल के ऊपर उठने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उतना समय सांप के लिए बहुत था और सांप कौवे को डस लेता है, और जो कौवा है वो बहुत दूर जाके गिरता है, थोड़ी देर तो फड़फड़ाता है, लेकिन फिर वो मर जाता है। कौन मर जाता है? कौवा मर जाता है। अब ऐसे ही भाई लड़ाई होती रहती, चलती रहती, किसके? नेवले और सांप के बीच में लड़ाई भाई चलती रहती है। अब धीरे धीरे जो सांप है बहुत ज़्यादा थक जाता है, और जब नेवला परख लेता है कि हाँ भैया अब सांप पूरी तरह थक चुका है, अब मैं इसको आराम से हरा सकता हूँ, तो नेवला झट से जाता है, सांप को हमला करता है, मतलब सांप पर हमला करता है और उसके गले को खूब कस के वो काट लेता है। अब भाई सांप खूब फड़फड़ाने लग जाता है, खूब छूटने की कोशिश करता है, लेकिन जो नेवला है वो वहीं पर लटका रहता है, और आखिर में होता क्या है कि भाई सांप की मौत हो जाती है।
ठीक है, सांप मर जाता है और जो नेवला है वो सांप को झाड़ी में घसीट के ले जाता है। मैना जाती है ज़मीन में, मतलब ज़मीन में उड़ के उतर के जाती है, झाड़ी में थोड़ा झांकती है और जब मैना को यह आभास होता है कि हाँ भाई युद्ध खत्म, नेवला जीत गया, तो वो भी एक कॉन्ग्रेचुलेशन की एक जोर सी चीख लगाते हुए वहाँ से उड़ के चली जाती है। तो ये हो गई हमारी रिवीजन, मतलब छोटी सी समरी। चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। समरी तो हमारा खत्म। चलो जी, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, वर्किंग विद दी टेक्स्ट। तो पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जो हमारे सेंटेंस हैं उसको पूरा करो। द ओल्ड बेनियन ट्री डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय बिकॉज, जो पुराना बेनियन ट्री था वो इनके दादाजी का नहीं था लेकिन लड़के का था, क्योंकि भाई दादाजी बूढ़े हैं 65 साल के, तो ये लिख दो। हिज ग्रैंडफादर वॉज टू ओल्ड टू क्लाइंब अप द ट्री। अगला दिया है द स्मॉल ग्रे स्क्वायरल बिकम फ्रेंडली व्हेन, मतलब जो छोटी ग्रे कलर की स्क्वायरल थी वो बड़ी ही मतलब उसकी दोस्ती हो गई, बड़ी ही दोस्ताना तरीके से पेश आने लग गई। कब, जब उसको ये आभास हुआ कि लड़का हार्मफुल नहीं है। अगला है व्हेन द बॉय स्टार्टेड टू ब्रिंग हिम पीस ऑफ केक एंड बिस्किट द स्क्वायरल, जब लड़के ने गिलहरी के लिए केक और बिस्किट के टुकड़े लाने शुरू कर दिए तो जो गिलहरी है वो कैसी हो गई, भाई गिलहरी बहुत ही बोल्ड हो गई और वो क्या करने लग गई, जो लेखक हैं, जो लड़का है, उसके हाथ से जो टुकड़े हैं उसको ले लेकर खाने लग गई। इन द स्प्रिंग, यानी वसंत के मौसम में, द बेनियन ट्रीज वर फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग, जो बेनियन ट्री है उस पर बहुत सारे छोटी छोटी सी फली आ गई थी। एंड बर्ड ऑफ ऑल काइंड वुड कम देयर, और हर प्रकार की चिड़िया आके उस पर बैठती थी। द बेनियन ट्री सर्व द बॉय एज आ, जो बेनियन ट्री था वो लड़के की लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय जैसा बन गया था। द यंग बॉय स्पेंड हिज आफ्टरनून इन द ट्री, जो लड़का है वो अपनी दोपहर को पेड़ पे बिताता। व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो ये हो गए इस पहले वाले के सारे आंसर्स। अब इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस, मतलब ये जो लड़ाई है ये चैंपियंस मतलब बड़े योद्धाओं के बीच में होने वाली थी। What quality did the two champion have, जो दोनों चैंपियन है कौन कौन, सांप और नेवला, उनमें क्या क्या गुण है, क्या क्या क्वालिटी है। पिक आउट वर्ड एंड फ्रेज फ्रॉम द पैराग्राफ अबव दिस लाइन इन द टेक्स्ट एंड राइट देम डाउन, मतलब आपको उस पैराग्राफ से, जिस पैराग्राफ में इस लाइन की ये लाइन है, उस पैराग्राफ से आपको जो ऐसे शब्द हैं जो कि सांप और नेवले के गुण के बारे में बता रहे हैं उनको उठाना है और यहाँ पे लिख देना है। तो ये लो मैंने आपके लिए लिख दिया है। सुपर, फाइटर, क्लेवर, अग्रेसिव। कौन है ये, नेवला। कोबरा क्या है, स्किलफुल, एक्सपीरियंस्ड और स्विफ्ट। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारे यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है मंगूस के लिए सुपर फाइटर, क्लेवर एंड अग्रेसिव, और कोबरा के लिए है हमारा स्किलफुल, एक्सपीरियंस, स्विफ्ट। ठीक, यही आपको लिख देने हैं वहां पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द कोबरा एंड द मंगूस डू टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट, मतलब ये है कि भाई कोबरा और मंगूस ने क्या किया, अपनी जो लड़ाई के लिए उनकी तैयारी है, जो उनकी आतुरता है उसको दिखाने के लिए। तो भाई इसका ये आंसर लिख लो। टू शो इट्स रेडीनेस फॉर फाइट द कोबरा हिज डिफायंस, इट फॉक टंग डार्टिंग इन एंड आउट, इट रेज 3 ऑफ इट्स 6 feet ऑफ द ग्राउंड एंड स्प्रेड इट्स ब्रॉड spectacled hood, the brushing of its tail and standing up of the long hair on its spine showed that the mongoose was also ready for the fight। तो ये पूरा का पूरा आपके एक पैराग्राफ का ही है, बस आपको वही उठा के लिख देना है। ठीक, मतलब भाई क्या क्या भाई दिखाया था दोनों ने। तो जो कोबरा था उसने हिस किया था, अपनी जो जीभ है उसको अंदर बाहर कर रहा था वो, और वो 3 फीट जमीन से ऊपर उठ गया था और अपने उसने फन को फैला लिया था। और साथ ही में जो नेवला है उसने अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया था और उसके स्पाइन पर, यानी कि उसके रीढ़ की हड्डी पे जो बाल थे वो कांटों की तरह खड़े हो गए थे। अगला दिया हुआ है, हु वर द अदर 2 एक्सपेक्टेटर, जो दूसरे 2 दर्शक थे वो कौन थे। तो दूसरे दर्शक कौन थे, क्रो एंड मैना, यानी कौन था, कौवा और मैना थे। व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया।
दे वॉच और डिड दे ज्वाइन इन द फाइट, क्या उन्होंने लड़ाई देखी या फिर उन्होंने लड़ाई में खुद भी शामिल हो गए? तो भाई आंसर यही है, एट फर्स्ट यानी शुरुआत में वो कैक्टस के ऊपर बैठे हुए लड़ाई को देख रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने भी लड़ाई को ज्वाइन कर लिया, मतलब उन्होंने भी खुद को सांप पर फेंक के लड़ाई को ज्वाइन कर लिया, मतलब लड़ाई में वो भी जुड़ गए। इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रीड द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ व्हाट स्नेक डिड एंड व्हाट मंगूस डिड, अरेंज देयर एक्शन इन अ प्रॉपर ऑर्डर। मतलब ये है कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे एक्शन दिए हुए हैं दोनों मंगूस और कोबरा के, भाई कि मंगूस ने ये काम किया, कोबरा ने ये काम किया। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को ही ऑर्डर यानी क्रम में लगाना है कि भाई नेवले ने पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, और उसी के जवाब में सांप ने पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, ऐसे आपको लगाना है। तो ये लो मैंने आपके लगा रखा है। तो सबसे पहले सांप ने क्या करने की कोशिश करी, उसने भाई मंगूस को मेस्मराइज मतलब सम्मोहित करने की कोशिश करी, और उसके जवाब में जो नेवला था उसने क्या किया, उसने भाई सांप की आंखों में देखने से रिफ्यूज किया। फिर सांप ने क्या किया, सांप ने एक तरफ मतलब साइड में ऐसा मतलब नाटक किया हमला करने का। उसके जवाब में क्या हुआ भाई, उसके जवाब में जो नेवला है उसने भी अभिनय किया, मतलब नाटक किया सांप पर हमला करने का। स्टक अगेन एंड मिस, सांप ने फिर से हमला किया लेकिन मिस हो गया। इसके जवाब में जो नेवला था वो उछला और उछल के उसने सांप को काट लिया। फिर सांप ने कौवे पे हमला किया और जो नेवला है वो मतलब इधर उधर भागा और उसने फिर से सांप के पीछे काट लिया। इसके बाद अगला क्या है कि भाई जब काट लिया तो भाई सांप फड़फड़ाने लग गया, उसने नेवले के चारों तरफ केचड़ी बांधनी शुरू कर दी, मतलब उसको उसके चारों तरफ लिपटने लग गया। और नेवले ने क्या किया भाई, नेवला टस से मस नहीं हुआ, उसने खूब कस के सांप को पकड़ा रहा। उसके बाद सांप ने भाई स्ट्रगल करना, ये मतलब सांप ने झटपटाना बंद कर दिया और फिर जो नेवला है वो उसको झाड़ी में घसीट के ले गया। ठीक, तो ऐसे आपको क्रम में ऑर्डर में लगाना था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड टू द क्रो इन द एंड, कौवे के साथ में आखिर में क्या हुआ भैया, मर गया वो, और क्या होगा। इन द एंड द क्रो गॉट बीटन बाय द कोबरा, आखिर में क्या हुआ कि भाई कौवे को कोबरा ने डस लिया। What did मैना डू फाइनली, मैना ने आखिर में क्या किया, मैना फ्लू टू द ग्राउंड, मैना जमीन तक उड़ के गई। लुक्ड इनटू द बुशेस, झाड़ी में उसने झांका। एंड गेव अ श्रिल क्राई ऑफ कांग्रेचुलेशन एंड फ्लू अवे, और कांग्रेचुलेशन की एक जोरदार उसने चीख लगाई और फिर वहां से उड़ के चली गई। अगला दिया है हमारा वर्किंग विद लैंग्वेज। पहला है द वर्ड राउंड यूजुअली मीन्स काइंड ऑफ शेप, जो शब्द होता है राउंड इसका अक्सर मतलब होता है एक प्रकार का शेप। कैसा शेप, ऐसा गोल गोल। वॉट इज इट मीनिंग इन द स्टोरी, कहानी में इस शब्द का क्या अर्थ है। तो भाई कहानी में इस शब्द का क्या अर्थ है, स्टेजेस ऑफ फाइट यानी लड़ाई की स्टेजेस से, कि भाई एक राउंड पूरा हो गया, दूसरा राउंड पूरा हो गया, इस तरीके से। फाइंड 5 वर्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, मतलब भाई ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें आपको 5 वर्ड ढूंढने हैं विच आर जनरली एसोसिएटेड विद ट्री, जो कि अक्सर पेड़ से जुड़े होते हैं। बट हेयर, लेकिन यहाँ पर दे हैव बीन यूज्ड डिफरेंटली, उनका इस्तेमाल अलग प्रकार से किया गया है। अंडरलाइन द वर्ड्स, इन शब्दों को आपको अंडरलाइन करना है। तो पहले क्या है, ये हमारा पैरा, इसको पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं वो। चलो, हरी लीव्स एट 9, देखो भाई लीव क्या, पत्ती पेड़ से जुड़ी है। हरी लीव फॉर वर्क एट 9 एवरी मॉर्निंग, ये जो यानी कि जो हरी है वो हर सुबह 9 बजे चला जाता है। ही वर्क इन अ लोकल ब्रांच, टहनी, ही वर्क इन अ लोकल ब्रांच ऑफ अ फर्म ऑफ विच हिज अंकल इज अ ओनर, वो अपने अंकल के एक लोकल मतलब अपने अंकल के फर्म के अंदर एक लोकल ब्रांच है उसमें काम करता है। हरीज सक्सेस इज रियली द फ्रूट ऑफ हिज ओन लेबर, जो हरी की कामयाबी है वो उसके खुद की मेहनत का ही नतीजा है। ही इज़ हैप्पी बट ही हैज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम, वो खुश तो है लेकिन उसकी एक छोटी सी परेशानी है। द रूट मतलब जड़, द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज अ स्ट्रे डॉग नियर हिज ऑफिस, जो रूट कॉज है मतलब जो कारण है इसकी परेशानी का वो एक जंगली कुत्ता है जो किसके ऑफिस के करीब है। द डॉग वेलकम हरी विद अ लाउड बार्क, बार्क का मतलब होता है छाल, जो कुत्ता है वो हरी का एक जोरदार भौंक के साथ में हर दिन स्वागत करता है। तो ये है हमारे 5 वर्ड्स जो कि पेड़ से एसोसिएटेड हैं। चलिए, इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट, द वर्ड इन द बॉक्सेस आर ऑल वर्ड दैट डिस्क्राइब मूवमेंट, मतलब भाई इन शब्द मतलब इस डिब्बे के अंदर जो भी शब्द दिए हुए हैं ये हमारे जो मूवमेंट है, जो हलचल है, जो हरकत है उसको डिस्क्राइब करते हैं। यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो, इनका इस्तेमाल करो नीचे के सेंटेंस को
मतलब नीचे के सेंटेंस में जो खाली जगह है उसको भरने के लिए। When he began to trust me, the squirrel began खाली जगह into my pocket for morsels of cake। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, when he began to trust me, जब गिलहरी ने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया, the squirrel began delving, ठीक है, delving लिख लो, the squirrel began delving into my pocket for the morsel of the cake। द कोबरा, आई सॉ अ कोबरा खाली जगह आउट ऑफ द क्लैम्प ऑफ कैक्टस। तो यहाँ ग्लाइडिंग हो जाएगा कि भाई मैंने एक सांप को रेंग कर जो कैक्टस के ढेर हैं उनमें से आते हुए देखा। द स्नेक हिस, जो सांप है वो उसने हिस किया। ही हिस फोक्ड टंग, उसकी जो जीभ थी, डार्टेड डार्टेड यानी उसकी जो जीभ थी वो अंदर बाहर हुई। When the cobra tried to bite it, the mongoose खाली जगह aside, जब कोबरा ने उसको काटने की कोशिश करी तो नेवला एक साइड उछल के कूद गया। तो यहाँ होगा स्प्रैंग। द स्नेक खाली जगह हिज हैड खाली जगह टू स्ट्राइक द क्रो, सांप ने अपना जो सिर है उसको पीछे की ओर खींचा कौवे पे हमला करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा द स्नेक विप्ड हिज हैड बैक टू स्ट्राइक एट द क्रो। आखिरी दिया है द बर्ड्स खाली जगह एट स्नेक, जो चिड़ियाएं हैं उन्होंने सांप पर गोता लगाया यानी डाइव्ड। चलिए इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, फिल फाइंड वर्ड इन द स्टोरी, कहानी में आपको शब्द ढूंढने हैं विच शोज थिंग स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट ईच अदर, जो कि इसको मतलब जो कि चीज़ों को एक दूसरे के खिलाफ वायलेंटली मतलब काफ़ी आक्रामक रूप से काफ़ी तेजी से लड़ते हुए दर्शाएं या दिखाएं। द कोबरा स्टक द क्रो, हिज स्नाउट थर्डिंग, हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट इस बॉडी, जो कोबरा है उसने क्रो पे हमला किया, उसका जो स्नाउट यानी उसका जो ठूठ है वो कौवे के शरीर पे बहुत तेजी से टकराया। द क्रो एंड द मैना कोलाइडेड, कोलाइडेड का मतलब होता है बहुत तेजी से लड़ना, कोलाइडेड इन मिड एयर, मतलब जो कौवा और जो मैना है वो बहुत तेजी से बीच हवा में लड़े। द बर्ड डाइव्ड एट द स्नेक बट बम्ड, BUMPD बम्ड, जो चिड़ियाएं हैं मतलब जो चिड़ियाएं थी उन्होंने स्नेक पर डाइव किया लेकिन वो आपस में ही लड़ गई। ये लीजिए है आपके लिए। चलिए अगला हमारा दिया है लुक एट दी सेंटेंस, मतलब इन वाक्यों को देखिए। इन द स्प्रिंग बर्ड ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लॉक इनटू द banyan ट्री, मतलब ये है कि भाई स्प्रिंग के समय यानी वसंत के समय हर प्रकार की चिड़िया आकर banyan ट्री के टहनी पर मतलब banyan ट्री के टहनियों पर बैठती। आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून देयर, मैं अपनी दोपहर वहाँ पे बिताता। ग्रैंडफादर एट 65, मतलब जो ग्रैंडफादर थे 65 साल की उम्र में, कुड नो लॉन्गर क्लाइम द banyan ट्री, अब वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांच, मैं खुद को इसकी टहनियों में छुपा सकता था। आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो, मैं पत्तियों से नीचे की दुनिया को देखता। आई कुड रीड देयर, मैं वहाँ पे पढ़ सकता। वुड टेल वॉट ऑथर यूज टू डू और वॉट यूज टू हैपन, वुड जो शब्द है वो ये बताता है कि जो ऑथर है जो लेखक है वो क्या किया करते थे या फिर क्या घटा करता था। कुड टेल अस वॉट ऑथर वॉज यूजुअली एबल टू डू, और जो कुड है वो हमको ये बताता है कि जो लेखक हैं वो अक्सर क्या किया करते थे, मतलब वो क्या कर सकते थे। और ग्रैंडफादर इज नाउ नॉट एबल टू, और ये बताता कि अब जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो दो शब्द हैं हमारे वुड और कुड। वुड किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? वुड इसलिए इस्तेमाल हो रहा है ताकि जो लेखक है वो ये बता सके कि वो भाई क्या काम किया कर सकते, क्या काम करते थे या फिर क्या वो क्या हुआ करता था। अच्छा जी, कुड किस लिए इस्तेमाल होता है? कुड ये बताने के लिए इस्तेमाल होता था कि भाई जो लेखक है वो अक्सर क्या करने में कामयाब रहते थे, मतलब वो क्या आराम से कर सकते थे, और जो दादाजी हैं वो अब क्या नहीं कर सकते हैं। चूज वुड एंड कुड टू रिप्लेस द इटैलाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे के हमारे सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें हमारे कुछ इटैलिक यानी कुछ टेढ़े ऐसे लिखे हुए शब्द हैं, आपको इन शब्दों को चुनना है और उनको वुड और कुड से रिप्लेस करना है। तो ये मैंने आपके लिए कर दिया है। एलिफेंट्स,
स्टार्टिंग में क्या है, एलिफेंट्स वर एबल टू, तो एबल टू की जगह पे लिख दो कुड। एलिफेंट्स कुड फ्लाई इन द स्काई लाइक अ क्लाउड, दे कुड चेंज देयर शेप्स, दे वुड फ्लाई बिहाइंड द क्लाउड एंड फ्राइटन देम, पीपल वुड लुक अप एट द स्काई इन वंडर। अगला है बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी ही वुड गेट अप विद द सन एंड ही वुड गो टू द बेड विद द सन लाइक द बर्ड्स। Like the owl, he could see quite well in dark. He could tell who was coming by listening to their footsteps. क्या मतलब है, पहले वाले का मतलब ये है कि भाई जो हाथी है अगर वो उड़ सकता बादलों की तरह, तो वो भी अपना शेप मतलब अपना आकार बदलता, बादलों के पीछे उड़ता और बादलों को डराता और लोग आश्चर्य में आसमान में देखते। क्योंकि बिजली नहीं है तो वो सूरज के साथ में उड़ जाता और सूरज के साथ ही में बिस्तर पे सोने के लिए चला जाता, चिड़ियों की तरह, उल्लू की तरह। वो भी दूर की चीज़ों को देख सकता और वो बता पाता कि भाई मतलब वो कदमों की आहट को सुन के बता पाता कि भाई कौन आ रहा है। अगला दिया हुआ है हमारा स्पीकिंग। लुक एट दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों को देखो कौन कौन से वाक्य हैं। द ट्री वॉज ओल्डर देन ग्रैंड फादर वॉज 65 years ओल्ड। हाउ ओल्ड वॉज ट्री, कैन यू गेस। इसमें ये कह रहा है कि इन वाक्यों को देखो। वाक्य क्या दिया है, पहला वाक्य दिया है कि भाई जो पेड़ है वो दादाजी से ज़्यादा पुराना था और दादाजी की उम्र 65 साल की थी। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो पेड़ कितना पुराना है, तो पेड़ भाई 65 साल से ज़्यादा ही तो पुराना है। द ट्री वॉज एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, जो पेड़ है वो देहरादून जितना ही पुराना है। सपोज देहरादून इज 300 year ओल्ड, मान लीजिए कि देहरादून 300 साल पुराना है। हाउ ओल्ड इज द ट्री, तो अब पेड़ कितना पुराना हुआ, भाई पेड़ भी 300 साल पुराना हुआ, क्योंकि ऊपर क्या रखा है ना कि जो पेड़ है वो देहरादून जितना पुराना है। When two things are same in some way we use as, मतलब ये है कि जब भी दो चीज़ें किसी ना किसी तरीके से सामान्य होती हैं, सेम होती हैं, तो उसमें हम लोग as का यूज़ करते हैं। Here is another set of example, यहाँ पे हमारे उदाहरण के एक और सेट दिया हुआ है। मिस्टर Sinha is 160 centimeter tall. Mr. Gupta is 180 centimeter tall. Mr. Gupta is 160 centimeter tall. अच्छा जी, सॉरी मिसेस गुप्ता है, मिसेस गुप्ता इज 160 सेंटीमीटर्स टॉल। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो मिसेस गुप्ता इज एज टॉल एज मिस्टर सिन्हा, मतलब मिसेस गुप्ता मिस्टर सिन्हा जितनी लंबी हैं। यूज द वर्ड इन दी बॉक्सेस, मतलब डिब्बे के अंदर जो शब्द दिए हैं उनका प्रयोग करो। टू स्पीक अबाउट पीपल, लोगों के बारे में बात करने के लिए उनका इस्तेमाल करो। एंड थिंग्स बिलो, नीचे जो चीज़ें दी हुई हैं उसको बोलने के लिए आप इनका टॉल, टॉलर, कोल्ड, कोल्डर इनका यूज़ कर सकते हो। यूजिंग एज और ई आर देन, मतलब आप उसमें एज और ई आर इसका यूज़ कर सकते हो। चलो, तो पहला हमारा हाइट के लिए दिया हुआ है। तो हाइट क्या दी है भाई, ज़ेबा 155 की है, रूबी 150 की है और रानी 155 की है। तो ये बताइए क्या ज़ेबा और रानी सेम हाइट की हैं कि नहीं है। तो फिर यहाँ पे आप लिख सकती, मतलब हाइट के हिसाब से आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ज़ेबा इज़ एज टॉल एज रानी, यानी कि जो ज़ेबा है वो रानी जितनी ही लंबी है। और रूबी इन दोनों से छोटी है कि नहीं छोटी है, तो ऐसे लिख लो रूबी इज़ शॉर्टर देन ज़ेबा एज वेल एज रानी, जो रूबी है वो ज़ेबा और रानी दोनों से ही छोटी है। अगला है वेट लिफ्टर, तो भाई विजय 50 किलो का है, अक्षय 50 का है और अनवर 65 का है। तो देखिए जैसे मैंने ऊपर आपको लंबाई को लेकर बताया है ना, वैसे आपको वेट को लेकर यहाँ पे बताना है। तो आप हैवियर वर्ड का यूज़, हैवियर वर्ड का यूज़ कर सकते हो। चलिए अगला दिया है सिटी टेम्परेचर। तो शिमला में 6 है, गंगटुक में 6 है और श्रीनगर में 2 है। तो भाई यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो शिमला इज़ एज कोल्ड एज गंगटुक, मतलब शिमला गंगटुक के जैसा ही ठंडा है। शिमला इज़ कोल्डर देन श्रीनगर इज़ कोल्डर देन शिमला एज वेल एज गंगटुक, जो श्रीनगर है वो शिमला और गंगटुक से ज़्यादा ठंडा है। अगला लेंथ यानी लंबाई को लेके है कि भाई रोमी की जो पेंसिल है वो 3 इंच लंबी है, मोना की पेंसिल 5 इंच और राजा की पेंसिल 3 इंच लंबी है। तो भाई इसमें आप ऐसे लिख सकते हो रोमीज पेंसिल इज़ एज लॉन्ग एज राजाज पेंसिल, जो रोमी की पेंसिल है वो राजा के पेंसिल जितनी लंबी है। और फिर आप ऐसे लिख सकते हो मोनाज पेंसिल इज़ लॉन्गर देन रोमीज पेंसिल एज वेल एज राजाज पेंसिल, जो मोना की पेंसिल है वो रोमी और राजा की पेंसिल से ज़्यादा लंबी है। अगला है सिटी टेम्परेचर। तो दिल्ली में 43 डिग्रीज, चेन्नई में 39 डिग्रीज और नागपुर में 43 डिग्रीज। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि दिल्ली
इज एज हॉट एज नागपुर, यानी कि जो दिल्ली है वो नागपुर जैसा गर्म है। चेन्नई इज लेस हॉटर देन दिल्ली एज वेल एज नागपुर, जो चेन्नई है वो दिल्ली और नागपुर से कम गर्म है। चलिए, इसके बाद में है हमारा अगला माई फेवरेट प्लेस। रीड अगेन द पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इन विच द ऑथर डिस्क्राइब्स द banyan tree। ये कह रहा है कि भाई उस पैराग्राफ को फिर से पढ़ो जिस पैराग्राफ के अंदर जो ऑथर है, जो लेखक है, वो banyan tree के बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है और बता रहा है। एंड वॉट ही यूज टू डू देयर, और वो क्या वहाँ पे क्या करता था। इन पैराग्राफ को आपको फिर से पढ़ना होगा। Is there a place in your house or in your grandparents or uncles or aunt house that you especially like? इसमें क्या कह रहा है कि भाई क्या ऐसी आपके घर में, आपके दादा दादी या फिर आपके अंकल या आंटी के घर में ऐसी कोई जगह है जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इट, उस बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो, सेइंग ये पॉइंट्स बताते हुए कि वो जगह कहाँ पर है, आप वहाँ पर वॉट यू डू देयर, आप वहाँ पे क्या करते हो, और आपको वो जगह क्यों पसंद है। ठीक है, अच्छा। यू मे इंस्टेड राइट अबाउट अ प्लेस यू डिसलाइक और अफ्रेड ऑफ, और इसके अलावा आप ऐसी जगह के बारे में भी लिख सकते हो जो जगह आपको पसंद नहीं है या फिर जहाँ जाने में आपको डर लगता है। तो ये था हमारे आज के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में ये जो चैप्टर है ये हमारा यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोगों के मन में इस वीडियो के किसी भी पार्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।